In continuation with our legal aptitude series, where we are revising our legal aptitude questions in consonance with the legal current affairs, I'm here with another video. ये second video है हमारी series में. So let's begin with this. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. Looking at the first question, ये पूछ रहा है as per Hindu law, चाइल्ड मैरिज का क्या स्टेटस है. चाइल्ड मैरिज हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बात हो रही है, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वॉइड है, वॉइडेबल है, वैलिड है, नाइदर ए नॉर बी, यानी नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल. सो एज पर द हिंदू लॉ द मैरिज इज़ नाइदर ए नॉर बी, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट में जब आप देखेंगे जहाँ पर वॉइडेबल मैरिजेस लिस्टेड हैं 11 और 12 में, सेक्शन 11 और 12 में, वहाँ पर कहीं भी माइनर मैरिज का बात नहीं करी गई है कि वो वॉइड है या वॉइडेबल है. फर्दर 5 सेक्शन जो है जहाँ पर हमने प्रोहिबिटेड डिग्रीज और ये सब कुछ बातें करी गई हैं कि कौन से रिलेशनशिप्स जो हैं वो वॉइड माने जाते हैं, तो ये भी इंक्लूडेड नहीं है. सो इसके अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, ये नाइदर ए नॉर बी है. हाउएवर अगर आप प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट देखोगे उसमें इस मैरिज को वॉइडेबल बताया गया है. Now this question has come, I'm asking you this question because अभी recently आपने देखा ही होगा प्रपोज़ल आया था विमेन की, गर्ल्स की मैरिजेबल एज रेज करने के लिए, तो उसी के चलते ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है. एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है मुस्लिम लॉ के अंडर, कि अगर दो मुस्लिम्स मैरी कर रहे हैं जिन्होंने अभी प्यूबर्टी अटेन नहीं की है, मतलब वो माइनर है, एंड जो मैरिज हो रही है वो हो रही है विद द कंसेंट ऑफ देयर गार्जियन, तो ऐसी मैरिज का क्या स्टेटस है. ऐसी मैरिज जो है वो वैलिड मानी जाएगी. ऐसी मैरिज वैलिड मानी जाती है अगर गार्जियन का कंसेंट है. हाउएवर दीज पीपल हैव द ऑप्शन कि जब वो प्यूबर्टी अटेन करेंगे, इसको ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं, जब वो प्यूबर्टी अटेन करेंगे देन दे कैन सीक अनलमेंट ऑफ दिस मैरिज प्रोवाइडेड द मैरिज इज़ नॉट कॉन्ज्यूमेटेड. तो ये दे कैन सीक कि इस मैरिज को रेप्यूडेट किया जा सके. देन नेशनल इमरजेंसी किन ग्राउंड्स पे डिक्लेयर हो सकती है. आर्टिकल 352 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है अबाउट नेशनल इमरजेंसीज. इट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, येस, एक्सटर्नल अग्रेशन, येस, आर्म्ड रिबेलियन, येस. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव. इन तीनों ग्राउंड्स पे, ये 3 ग्राउंड्स ही मेंशन है जिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है. पहले ये जो आर्म्ड रिबेलियन वाला क्लॉज है ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट बिकॉज इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इसीलिए इट वॉज चेंज टू आर्म्ड रिबेलियन. तो ये इमरजेंसी का क्वेश्चन भी मैंने इसलिए पूछा है बिकॉज कुछ इंडिया में भी कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस रहे, ऑल्दो स्टेट इमरजेंसी की सिचुएशंस रहीं, एंड श्रीलंका में आपने देखा ही होगा कैसे इमरजेंसी की सिचुएशन आई, वहाँ पर किस तरह से इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा है. देन लैंग्वेजेस ऑफ द नेशन आर गिवन इन विच शेड्यूल. हमने ये पहले भी बात करी थी कि हिंदी के बारे में इशू उठा था कि नेशनल लैंग्वेज है या ऑफिशियल लैंग्वेज है. कुछ लोग उसको नेशनल लैंग्वेज मानते हैं, बट इट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, इट इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर हम शेड्यूल की बात करें तो हिंदी के लिए शेड्यूल 8 है, जहाँ पर नॉट हिंदी के लिए, लैंग्वेजेस के लिए शेड्यूल 8 है जहाँ पर सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई हैं. 3 आपको पता होगा ओथ अफर्मेशन के लिए है. रिसेंटली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये बॉडीज़ अपॉइंट हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो ओथ ली है वो ली है अंडर द फॉर्मेट जो शेड्यूल 3 में गिवन है. इसी तरह से 4 रिलेटेड है एलोकेशन ऑफ सीट्स को लेकर, एंड 10 रिलेटेड है टू एंटी डिफेक्शन. तो आपको शेड्यूल सारे पता होने चाहिए. इट इज़ नॉट टफ, मैं पहले भी इस पर रील बना चुकी हूँ. टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम पुराना ट्रिक है, ये किसी ने भी इन्वेंट नहीं किया है. बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि किसी एक बंदे का ट्रिक है जो सबने कॉपी कर लिया है. ये बहुत पुराना ट्रिक चलता आ रहा है, ये कुछ इसका ओरिजिन भी नहीं पता है, तो वो ट्रिक मैं आपसे शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ. देन आर्टिकल 1 स्टेट्स इंडिया दैट इज़ डैश इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट स्टेट्स दैट भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इट डज़ नॉट स्टेट हिंदुस्तान और भारतीय, इट इज़ भारत. इंडिया इज़ नोन एज भारत अंडर आर्टिकल 1, एंड
अब नाउ ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है, बिकॉज यू नो JNK को लेके बहुत टाइम से चल रहा है इशू, डिलिमिटेशन कमीशन भी सेटअप हुआ है। तो अगर हम बाउंड्रीज़ की इंडिया की बात करें तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन सकता है। देन आर्टिकल 359, एक और इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू सस्पेंड बाय ऑर्डर द राइट टू व्हाट। 359 के अंडर कौन सा राइट इनमें से सस्पेंड किया जा सकता है? द राइट टू फ्रीडम जो हमारा आर्टिकल 19 में गिवन है, ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, मूव टू द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, या फिर टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी कैन बी सस्पेंडेड। सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा C और D में। पहली बात, ये जो है आर्टिकल 319 ये सस्पेंड होता है अंडर 358। कभी भी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते। 2021 आपने देखा होगा, दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड। देन येस, मूवमेंट टू एनी कोर्ट टू इन्फोर्स योर फंडामेंटल राइट गेट सस्पेंडेड। वाई? बिकॉज उस टाइम पे देश में नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो बहुत चीज़ें हॉल्ट पे आ जाती हैं। बिकॉज ऐसे तो पूरी ही जो लोग हैं वो कोर्ट में पहुंच जाएंगे, तो इसीलिए आर्टिकल 32 के अंदर इसको सस्पेंड किया जाता है। ये सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, अब स्टेट इमरजेंसी भी हो सकती है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन D होगा। मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्पेबल होमिसाइड? इनमें से किसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा? कॉजिंग डेथ ऑफ अ चाइल्ड लिविंग चाइल्ड इन मदर्स वूम्ब। अगर आप कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन देखोगे सेक्शन 299 IPC में, ये इंडियन पीनल कोड का क्वेश्चन है, वहाँ पर क्लियरली गिवन है एक्सप्लेनेशन में कि कॉजिंग अ डेथ ऑफ द चाइल्ड इन मदर्स वूम इट डज नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, ऑल्दो इट इज पनिशेबल सेपरेटली। अबॉर्शन, मिसगैरेज ये पनिशेबल है, बट इसमें कल्पेबल होमिसाइड में ये फॉल नहीं करेगा। कल्पेबल होमिसाइड में क्या फॉल करेगा? टू कॉज डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड और to cause death of a child brought forth who may not have breathed or completely born. Both B and C जो हैं ये करेक्ट आंसर है टू दिस क्वेश्चन। नाउ दिस ऑल्सो वी आर टॉकिंग बिकॉज हमने कुछ केसेस डिस्कस भी करे थे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेके, जहाँ पे प्लीज थी टू सीक अबॉर्शन जब टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है। MTP अमेंडमेंट के थ्रू जो टाइम लिमिट है वो 20 से 24 वीक्स कर दिया गया। कुछ एक दो अभी केसेस ऐसे आए जहाँ पे 24 वीक्स से ज़्यादा हो गए थे, तो ये कंडीशंस इनकी बात करी गई कि कब ऐसा टर्मिनेशन किया जा सकता है। मैं ऑलरेडी इस सबको डिस्कस कर चुकी हूँ, आई जस्ट कीप रिपीटिंग कि आपके मेमोरी में वो स्टोर हो जाए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ऑल्टरनेटिव रेमेडी फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? ADR हम इसको बोलते हैं, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट। तो कोर्ट में ना जाके कोर्ट से बाहर किस मेथड के थ्रू सेटलमेंट हो सकता है? आर्बिट्रेशन यस, मीडिएशन यस, कंसिलिएशन यस। ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को भी मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि आपने देखा होगा ड्राफ्ट मीडिएशन बिल आया था फॉर पब्लिक कमेंट्स एंड मीडिएशन के ऊपर गवर्नमेंट का काम चल रहा है, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। देन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड इनफैक्ट मेरी सेपरेट वीडियो है प्रेसिडेंट के ऊपर सोली डेडिकेटेड ऑन द टॉपिक ऑफ प्रेसिडेंट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर दिस ईयर बिकॉज द न्यू प्रेसिडेंट हैज़ बीन अपॉइंटेड, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन अपॉइंटेड जिनकी अपॉइंटमेंट को लेके कुछ इश्यूज़ भी रहे, लोगों का क्रिटिसिज्म और दोनों चीज़ें दोनों साइड्स रही। अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अपर हाउस लोअर हाउस यानी राज्यसभा लोकसभा, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ अपर हाउस लोअर हाउस,
या फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टिव मेंबर of legislative assemblies of the states. Yes, this is correct. This includes NCT of Delhi and Pondicherry. Now it does not say all the members of parliament and legislative assembly, it is only the elected members. Nominated members भी नहीं, elected members यहाँ से आते हैं. आप देखेंगे legislative council included नहीं है. So ये भी एक important question बन जाता है considering the president was recently appointed. Then the last question that we are looking at is CAG जो है Comptroller and Auditor General of India shall only be removed from office on what grounds? ऑफिस से CAG को कब रिमूव किया जा सकता है? अगर कोई मिसबिहेवियर हो, अगर वायलेशन हो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ग्राउंड्स जैसे कि उन ग्राउंड्स पे जिस पे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है. ये करेक्ट आंसर है. इनकी सैलरी वगैरह भी इसी तरह से होती है जैसे एक जज की होती है. वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है. अब ग्राउंड्स जिन पे एक सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है वो ग्राउंड्स क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर. ये प्रूव हो सकते हैं इफ़ इट कैन बी प्रूव्ड कि कुछ मिसबिहेवियर रहा है जज के पार्ट पे, या फिर वो इनकेपेबल हो गए हैं टू बिकम अ जज, इनकैपेसिटेटेड. अब वो इनकैपेसिटी बहुत से रीजंस की वजह से अराइज हो सकती है. तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है. ये कैग का क्वेश्चन भी मैंने इसलिए उठाया है बिकॉज यू विल सी कि द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट. देन कैग जो है हमारे 2020 में अपॉइंट हुए थे, जो JNK के LG भी रह चुके हैं. इज़ द फर्स्ट LG ऑफ JNK. सो एट द सेम टाइम ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. जो अपॉइंट हुए हैं कैग, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू. एंड ये दोनों ही जो अथॉरिटीज़ हैं दे आर फ्रॉम द ST कम्युनिटी एंड देव रियली मेड द संथल कम्युनिटी प्राउड विच दे आर रिप्रेजेंटिंग. इसलिए हमने इसकी बात करी है. इसी के साथ हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस इस वीडियो के ख़त्म होते हैं. आई होप आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा, कुछ तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा. If yes, do hit the like button. Do let me know in the comment box below as to what is your feedback. Any questions that you have, you can post the same. And also चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे. एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें.